अगर मेरी मानो तो आपको मेरी ज़रा भी फ़िक्र है तो आप ये शादी नहीं करोगे। उसके सामने खड़ी शर्त रख रही थी। अच्छा, और मैं ये शादी क्यों नहीं करूँगा? वह अपने सीने पर हाथ रखकर उस आफत को देख रहा था जिसे कल वह अपनी अर्धांगिनी बनाने वाला था और पूरी ज़िंदगी उस आफत के साथ बिताने वाला था। क्यों दूल्हा भाग जाएगा? वह हंसते हुए वजह पूछ रहा था और उसी के अंदाज में उससे पूछा, क्यों? क्या दुल्हन किसी और से मोहब्बत करती है और वह मुझ जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती? वह भी मुस्कुराकर बोला, क्या बात है धारा, प्लीज़ जाओ अब अपने कमरे में। वह उसे माथे पर बल डाले घूरते हुए बोला। बाहर जहाँ सब मेहंदी के फंक्शन से अभी फ्री होकर आराम करने के लिए बैठे थे, वहीं एक आफत उसके कमरे में फिर से आई। वही बात दोहरा रही थी, प्लीज़ मीत, मान जाइए ना, आप कितने अच्छे हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, वह विनती करते बोली। मीत एकदम से परेशान हुआ और उससे पूछने लगा, आखिर क्यों तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? मुझे अभी शादी ही नहीं करनी। मेरा शादी से दूर दूर तक अभी कोई संबंध नहीं। मैंने तो बहुत सारा पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, अपना कैरियर बनाना है। अभी तो मेरी एज ही क्या है जो मैं शादी करके बच्चे पैदा करूं? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? वह अपनी बताते उसने उसके पैरों से ज़मीन खींच ली थी। मतलब वह शादी नहीं करना चाहती थी और घर वालों से बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी और उसे ही बलि का बकरा बना रही थी। तुम क्या पागल हो गई हो? मेरे कमरे से अभी निकलो। वो माथे पर बल डाले बोला, देखिए, अगर तुम्हें इस पागल से अपनी जान छुड़ानी है तो इस शादी से मना कर दो। मना तो मैं भी नहीं कर सकता, इतना औकात हमें दिया किसने है? एक काम करें, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और भाग जाओ। आप लड़कों का क्या है, एक आधी रात बाहर भी रहोगे तो फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहना। हम लड़कियां तो भाग भी नहीं सकती। वह 18 साल की थी, लेकिन पता उसे सब था। जो अपने सामने खड़े 32 साल के मीत को समझा रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा धारा, इसलिए बिना कोई बखेड़ा किए चुपचाप अपने रूम में जाओ। मैं बिल्कुल सीरियस हूँ मीत, अगर मैं भाग जाऊँ तो क्या होगा? वह कितने मज़े से बोलते जा रही थी। दूसरी तरफ मीत का खून खौल उठा था। तुम भाग कर तो दिखाओ, तुम्हारी टांगें ना तोड़ दी तो कहना। वह गुस्से से उसकी कलाई थामे बोला, तो फिर आप भाग जाओ ना प्लीज। उसकी टोन आखिर फिर वहीं पर आकर रुकी थी। अच्छा, सोचूंगा। उसे वहां से ना जाता देखा तो मीत ने झूठी हामी भर ली। सच में वह बेकाबू होते उसके दोनों बाजू थाम गई तो मीत उसकी गोरी कलाई को देखते उसका हाथ पीछे कर गया। वह अभी तक उसके लिए पवित्र नहीं थी क्योंकि उसके साथ उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसका पास आना मीत को अभी चुभ रहा था, पर वह जानता था एक बार शादी हो जाए फिर गिन गिन कर सब बदले ले लूँगा। हाँ, भाग जाऊँगा, तुम खुश हो जाओ। और अब जाओ अपने रूम में, मुझे फिर से इधर उधर दिखाई ना दे देना। अब समझी? वो उसे गुस्से से बात करता आंखें दिखा रहा था। पक्का प्रॉमिस? नहीं घूमूंगी, बस आप भाग जाना मेरे प्यारे दोस्त। उसके गाल खींचते प्यार से बोलती बाहर निकल गई, जबकि मीत ने आंखें मीचे अपना उमड़ता हुआ गुस्सा कंट्रोल किया था। वह कहीं जाने वाला नहीं था, लेकिन वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले उसके सामने, इसलिए हामी भरी थी। जबकि सुबह होने में अब कुछ घंटे ही बाकी थे। सो गया मेरा शेर, सरजू ने बिस्तर पर थके हारे अंदाज में आकर बेड के सिरहाने से टेक लगाते चंदा को देखते पूछा, बहुत थकाता है आपका बेटा मुझे। सच में बहुत नाच नचाता है। जब से ये पैरों से चलने लगा है तब से वह आगे आगे और पूरा घर पीछे पीछे होता है। अभी सिर्फ 2 साल का हुआ नहीं है, इतनी स्पीड से भागता है जैसे उसके पाँव में पहिए लगे हो, और फिर हर चीज़ को उठाकर मुंह में डालना शुरू कर देता है। समझ नहीं आता माएँ कैसे संभालती हैं बच्चों को। वे अपनी उंगलियों से अंगूठी को उतारते, एक तरफ रखते, अपने उंगलियों को सहलाते। अपना ड्रेस भी चेंज कर चुकी थी, मेकअप भी रिमूव कर दिया था, लेकिन झुमके नहीं उतारे थे क्योंकि लक्की को माँ के झुमकों से खेलना होता था और दूध पीते तो उसका सारा ध्यान माँ के झुमकों पर ही होता था। वह हाथों में थामे सोता था। चंदा ने उसके आसपास बाहें फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके माथे पर होंठ रख दिए। चंदा को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। इस वक्त घर में शादी वाला माहौल भी है, मेहमानों का आना जाना भी है और फिर ढेरों काम भी है। मैं तो खुद इतना थक गई हूँ यार, क्या बताऊँ। अब भगवान करे कल सब कुछ अच्छे से बीत जाए और शादी हो जाए तो तसल्ली हो जाएगी। वह बस इतना ही बोल पाई थी। सरजू ने उसकी नींद से भरी आवाज़ महसूस की तो उसका सर नीचे तकिए पर रखते उस पर अच्छे से कंबल उड़ा दिया। खुद उठने लगा। कहाँ जा रहे हैं? वह उसकी कलाई थाम गई। नींद में भी उसे सरजू का उठकर जाना बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरी जान, मैं नहाने जा रहा हूँ, सो जाओ। आखिर तुम इतना थकी हुई हो, कहीं मैं भी ना थका दूँ तुम्हें। उसके कान में घुसकर कहता, उसकी कनपटी पर अपने होंठ से किस करता पीछे हटा था
वह मुस्कुराई। मैंने कब कहा आपके लिए मैं थकी हुई हूँ? वह गंभीर शब्दों में बोली। सरजू की हार्ट बीट तेज हुई। जानती हो कितना जुनूनी हो जाता हूँ और इस वक्त तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं मुझे सहने की, इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। सुबह होने वाली है और ढेरों काम तुम्हारे इंतज़ार में है। सो जाओ, थोड़ी देर आराम करो, उसे प्यार से कहते पीछे हटा था। सरजू आ जाओ मेरे पास। वह नींद में जाकर भी उससे बात कर रही थी। पागल, मर जाऊंगी। वह उसके पास होते उसके कंधे पर अपना होंठ रखती खिलखिलाकर हंसती। कौन मरता है प्यार पाकर भला? वह उसे छेड़ते बोली, जबकि वह अपनी आशिकाना निगाहों से सरजू को बहकने पर मजबूर कर रही थी। सरजू ने उसके होंठों पर फोकस किया और उसे अपने मुंह में भर लिया और उसे चूमने लगा। उसे बेकाबू कर गया था, जबकि उसके धड़कनों का सफ़र तय करती मुजोरी करने लगी, सूरज को छेड़ने लगी। उसके मध्यम सिसकियां आंखों में बदलते सूरज को मदहोश करने लगी, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल कर गया। अपने पत्नी का आराम का ख्याल था उसे। वह जो उसके चाहत को आंखों से ही समझ लिया करती थी, तो वह क्यों न समझता कि वह इस वक्त बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। चंदा वह धीरे से उसके कान में बोलता उसको अपने कलेजे में चिपका लिया और उसके सर पे हाथ फेरने लगा, उसके गर्दन को चूमने लगा। फिर उसे धीरे से कहा, सो जाओ मेरी जान। वह उसके होंठ पर धीमे से किस करता पीछे हट गया। सरजू मुझे प्यार दो। वह उसे अपनी तरफ खींच गई। मेरा सब कुछ मेरी जान का है। आज रात नहीं दूंगा, क्योंकि अभी सुबह होने वाली है। पूजा आराधना का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर आराम कर लो। वह उसके माथे पर चूमते उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और वे जो अपने आप को उस पर निछावर करने को बेकरार बैठी थी, 1 मिनट से पहले ही नींद की वादियों में खो गई। सरजू ने धीरे से उस पर कंबल ठीक किया और खुद नहाने चला गया। क्यों फ़ोन नहीं लग रहा? कहाँ है ये? ध्यानचंद का दिमाग घूम गया था और ऐन शादी के टाइम ही मीत गायब हो गया था, जबकि अंदर दुल्हन बनी बैठी धारा के दिल में अब लड्डू फूट रहे थे। फाइनली उसकी बनाई स्कीम कामयाब हो गई थी। दूल्हा शादी से भाग गया था। उसके दिल को सुकून मिल रहा था। वह पहली दुल्हन थी जो अपने दूल्हे के भाग जाने पर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिजी थी, जबकि बाहर सबकी जान पर बनी हुई थी। उस घर को खूब रोशनियों से सजाया गया था। इतना बड़ा घर था, इसलिए शादी घर में ही होनी थी। फिलहाल मेहमानों को खाने के लिए शहर के सबसे बड़े होटल में दावत दी गई थी। घर में सिर्फ कुछ रिश्तेदार ही मौजूद थे। परिवार, दोस्त, दूर के रिश्तेदारों को भी सीधे डायरेक्ट हॉल में ही बुलाया गया था। उसकी एक बड़ी वजह माँ थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। उनके लिए शादी का प्रोग्राम घर में ही सेटल किया गया था। मंडप, फेरे, जयमाला सब कुछ घर में ही होना था। उनके मौजूदगी में नहीं उठा रहा फ़ोन, पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। सरजू भी परेशान हो गया था। इतनी लापरवाही वो कैसे कर सकता था? रामचंद्र भी परेशान हुए। आखिर उनकी बेटी का सवाल था। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। हर किसी को क्या जवाब देते? उनकी बेटी की शादी होते होते क्यों रुक गई थी? जबकि अंदर जाकर कोई बेटी से पूछता, जिसका दिल कर रहा था वह भंगड़ा पर नाचे। आखिर उसकी भगवान से सारी विनतियाँ रंग ले आई थी। शादी से उसकी जान छूटी थी। ध्यानचंद, रामचंद दोनों जिगरी दोस्त थे। उनका घर रामचंद्र के घर के बगल में ही था। उन दोनों का आंगन एक ही था, जो कि बहुत बड़ा हॉल बन जाता था। उसमें कई प्रोग्राम एक साथ हो सकते थे। रामचंद्र, ध्यानचंद आपस में पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे। ध्यानचंद के 2 बेटे थे, सरजू और मीत। सरजू की शादी उसके पसंद से हुई थी, जबकि उसकी माँ की इतनी इच्छा थी कि वह अपनी सहेली की बेटी को सरजू की दुल्हन बनाती, पर सरजू की इच्छा पर वह चुप हो गई थी। और चंदा उन्हें जरा भी पसंद नहीं थी। अपना सारा गुस्सा वक्त वक्त पर वह चंदा पर निकालती रहती थी। रामचंद्र की इकलौती बेटी धारा, जिसका रिश्ता बचपन से ही मीत से तय किया गया था, अब बड़ों ने फैसला कर लिया था इस रिश्ते को भी अब मजबूत कर दिया जाए। पर यहाँ तो समस्या ही पैदा हो गई थी। दोनों दोस्त उस वक्त बेहद परेशान खड़े थे। मीत का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था। पापा, काफ़ी देर हो गई, मैंने होटल में मेहमानों को खाना खिलवा दिया है। अब ये बताकर और ज़्यादा नहीं रोक सकता कि भाई गायब हो गया है। शादी रुक गई है। अजीब बेइज्जती है। सरजू गुस्से से अपने होंठ भींचते हुए कह रहा था। तो मैं कह रहा हूँ सरजू, ये मीत का बच्चा आज मेरे हाथ से बचेगा नहीं। वह अपना गुस्सा बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते बोले। दीदी, आपकी शादी तो रुक गई है, अब क्या करोगी? पास बैठी छोटी कजन ने अफसोस से पूछा। भगवान का धन्यवाद है, अचानक से धारा के होंठ से ये बात निकल गई थी। आसपास बैठी सभी औरतें हैरानी से उसे देख रही थी। मेरा मतलब है, हर समय भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। मैं तो भगवान के हर फैसले पर खुश हो जाती हूँ। मन ही मन वह बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और सर झुकाकर बोली। आसपास औरतें बड़ी तरसती हुई नज़रों से उसे देखकर बोली, इतनी प्यारी बच्ची है,
पर इसकी किस्मत तो देखो, कैसे लफंगा छोड़कर भाग गया इस बच्ची को। एक औरत ने हमदर्दी में कहा। क्या पता कोई और पसंद आ गया हो उसे, घर वाले ना माने हो, जबरदस्ती कर रहे हों और वह इसी कारण भाग गया हो। हाँ बहन, मुझे तो यही लग रहा है, कोई प्यार व्यार का चक्कर होगा। अभी उसके साथ यही सारी औरतें अफसोस कर रही थी। एकदम बम धमाके वाली न्यूज़ धारा को अंदर तक हिलाकर रख दिए थे। मीत वापस आ गया था। ये खबर सुनते धारा के चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। वह कैसे आ सकता है, वह तो भाग गया था, अब तो दी एंड हो जाना चाहिए था। उसे क्या ज़रूरत थी एंड टाइम पर हीरो वाली एंट्री मारने की। सारा खेल ही चौपट कर दिया उसने। वह दिल ही दिल में सोचती परेशान हो रही थी, जबकि बाहर अच्छा खासा शोर हो रहा था। मीत के माथे पर बैंडेज थी और एक पैरों पर। वह मैं एक दोस्त के साथ उसके घर गया था। मीत का एक्सीडेंट हुआ था। वह तो भगवान की कृपा थी कि उसका दोस्त उसके साथ था। उसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया था और अब घर भी लेकर आया था। जगदीश, तुम हमें खबर ही दे देते, हम पहुंच जाते। पता भी है हम कितना परेशान हो रहे थे। सरजू ने अपने भाई की हालत देखते दुखी दिल से कहा था, मैंने ही मना किया था भाई, मैं नहीं चाहता था आप लोग मुझे इस हाल में देखकर परेशान हो जाए। वह गहरी सांस भरते बोला, हे भगवान, मेरे लाल को कितनी चोटें लगी हैं, मेरे बच्चे को। मनहूस लड़की अभी उसकी ज़िंदगी में आई नहीं और देखो एक के बाद एक दुर्घटना हो रही है मेरे बच्चे के साथ। सरजू की माँ रामचंद्र से हमेशा गुस्सा रहा करती थी और उसकी पत्नी से, क्योंकि सरजू की माँ नीलम की बहन कॉलेज के ज़माने में रामचंद्र से मोहब्बत करती थी, लेकिन रामचंद्र ने अपने माता पिता के पसंद से शादी कर ली थी। यही वजह थी वह रामचंद्र से बहुत चिढ़ती थी और उनकी फैमिली से, इन लोगों से बहुत नाराज रहती थी। सरजू की माँ अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। रामचंद्र ने हैरान नज़रों से अपने दोस्त की तरफ देखा था। मम्मी, ये दुर्घटना मेरी किस्मत में थी। और ये भी तो सोचो, भगवान मुझे मौत के मुंह से निकाल कर वापस लाया है, शायद इस लड़की की किस्मत की वजह से, जो अभी कुछ देर में मेरे नाम से जुड़ जाएगी। मीत ने बहुत प्यार से और धीरज से माँ को समझाया था, जवाब दिया था। मतलब वह अब अपने साथ हुई दुर्घटना का जिम्मेदार धारा को नहीं ठहरा रहा था, लेकिन जिंदा बच जाने का क्रेडिट उस लड़की को ही दिया था। रामचंद्र उसके जवाब पर दिल ही दिल में बड़ी तसल्ली में हो गए थे। शादी की रस्में शुरू की जाने लगी थी। पंडित जी ने शादी की रस्में धीरे धीरे शुरू कर दी थी। अब धारा अपने मरे मरे कदमों से फेरे ले रही थी और सातों वचन ले रही थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। क्या करती? मीत ने उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। मीत ने भी खुशी से अपने सारे वचन पूरे किए थे। सभी खुशियां मना रहे थे, सभी एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। आखिरकार पंडित जी ने शादी संपन्न करवा दी। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मीत ने पीछे होते चेयर के साथ टेक लगाते आंखें मूंद ली और सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे। जो वह सबका पैर छूते सबका आशीर्वाद ले रहा था। घर में ही स्टेज बनाया गया था। उसी वक्त मीत को होटल ले जाने का इरादा कैंसिल कर दिया गया था। अब फोटो सेशन शुरू हो चुका था। दोनों को स्टेज पर बिठा दिया गया था, जबकि धारा जालीदार घूंघट में थी। उसने गुस्से भरी निगाहों से मीत को देखना चाहा, लेकिन ना देख पाई। उसके साथ बैठी तो उसका हाथ हल्का सा टच होने पर जरा सा दूर खिसक गई, जिसे मीत ने जल्दी महसूस कर लिया था और धीरे से हाथ पीछे ले जाते, उसके कमर में हाथ डालते उसे अपनी तरफ खींच लिया था। अपने बहुत ही पास करते अपने साथ बिठाया था। धारा का दिल धक से रह गया था। उसके हाथ का दबाव पहली बार अपने कमर पर महसूस करते कांप उठी थी और उसका कांपना मीत ने खूब महसूस किया था। उसके होठों को धीमी मुस्कान ने छुआ था। ये सब क्या हो गया? मैं तो मीत का जान ले लूंगी। जब भाग गए थे तो वापस क्यों लौटे? वह उस वक्त मीत के रूम में थी। सबके जाने के बाद बिस्तर से उठकर पूरे कमरे में चक्कर लगाते जा रही थी। अब तो चक्कर लगाते लगाते उसके पांव थक चुके थे। अब वो सेज पर आकर दुबक कर बैठी अपने सगुन के दुपट्टे को उतारने लगी, लेकिन बार बार उसका सगुन का दुपट्टा मुंह के आगे आ जाता, उसे तंग करने लगता। वह तो पहले उस दुपट्टे से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, अब झुककर अपना सैंडल का फीता खोल रही थी, जबकि उसके शरीर पर छोटा सा ब्लाउज अब उसकी दूधिया कमर को बाहर दिखा रही थी। धीरे से दरवाजा खुला। धारा ना देख सकी थी, उसका दरवाजे की तरफ पीठ थी, जबकि वह अपने सैंडल के फीते को खोलने में बिजी थी। मीत की निगाह उसके कमर पर जा ठहरी। वह पूरे मोहब्बत से उस पर नजरें जमाए, आंखों में मोहब्बत भरे उसे देख रहा था। बहुत कुछ उसने सोच रखा था और सब पर काम करने वाला था। उसने धारा की जान को हथेली पर लानी थी। वह अब उसके बिना ना रह सके। वह उसके रंग में रंगती चली जाए, लेकिन उस आफत को काबू करना इतना आसान कहाँ था। भगवान की कृपा है जान छूटी इस दुपट्टे से। पता नहीं भाभी को इस दुपट्टे में क्या पसंद आया था। वह दुपट्टे को एक तरफ करती, अपने नाजुक हाथों को दबाती उठ खड़ी हुई और अचानक पलटी थी। अपने सामने मीत को देखते एक बार फिर उसके जख्म ताज़ा हो गए थे।
पास पड़े दुपट्टे को फिर से खुद पर ओढ़ते हुए मीत की तरफ बढ़ी। आप बहुत चीटर हैं मीत जी। आपने मुझे कहा था कि आप भाग जाएंगे, लेकिन आपने एंड टाइम पर आकर ये शादी होने से खुद को नहीं बचा पाए। सारा प्लान ही चौपट कर दिया आपको ऐसा। वह बोलते बोलते उसकी निगाह अब उसके माथे की बैंडेज पर जा ठहरी और बाजू पर बंधी पट्टी को देखते वह ठहर सी गई। ये सब कैसे हुआ? अब की बार उसकी आवाज़ लड़खड़ाई थी। वह उसके माथे पर लगी चोट देखती एक पल को सब कुछ भूली थी, जबकि मीत उसका हाथ थामे अपने दिल की धड़कनों पर रख चुका था। यहाँ भी बहुत गहरी चोट लगी है। जब तुम मेरे नाम के साथ खिलवाड़ करती हो, अब तो भगवान का डर करो। अब तो हम दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं। उसके सर पर हल्की सी थपकी लगाता उसे लेता बिस्तर की तरफ बढ़ा था। अपनी शेरवानी को खोलता एक तरफ कर गया था। अच्छा चलो, अब बताओ ये सब चोट कैसे आई आपको? वह जानने के लिए बेचैन हो रही थी। बस यूं ही छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वह बेड से टेक लगाकर धीरे से बोला, मतलब आप भागे नहीं थे शादी से? तो तुम्हें पसंद करता हूँ, भला मैं क्यों भागता और हमारी वजह से दो परिवारों के बीच में दुश्मनी हो जाती। वह मुंह बनाकर बोला, फिर मुझसे झूठ कहा था आपने। मैं पागल थी, तुम पर भरोसा कर गई। धारा तो सदमे में चली गई। तुम्हारी गलती है। वह अपनी कमीज के बटन को खोलता, अपनी बाजू बड़ी मुश्किल से सीधा करता, कमीज उतार रहा था। मैं हेल्प कर दूं? उसके पास आकर बैठते बोली, नहीं दूर हो जाओ। वह एकदम से उसे झटक कर बोला। धारा ने हैरानी से उसे देखा। मैं अपने काम खुद करने का आदी हूँ, और जाओ तुम भी चेंज कर लो। कौन सा तुम ये शादी करना चाहती थी जो यूं बन संवर कर बैठी हो? मीत के कहे गए शब्दों पर धारा का दिल दुख गया था। अब दिल से हो या जुबान से, शादी तो शादी होती है ना। वो बड़बड़ाते हुए उसके पास से उठी। मीत ने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। वह उसके जख्मी बाजू पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाती अपना हाथ जल्दी से हटा गई। तुम मानती हो इस शादी को? वह उसको पूरा अपने बाहों में लेता उसकी कमर को अपनी पकड़ में ले गया। क्या आप नहीं मानते? वह उल्टा उसी से सवाल करने लगी। शादी से मना तो तुमने किया था ना, मैंने नहीं। वह उसके बालों में उंगलियां उलझाता हुआ गंभीर शब्दों में बोला। वह तो अभी मुझे पढ़ना था। आप भाग जाते, मेरा साथ देते, क्या चला जाता आपका? तुमसे किसने कहा था शादी के बाद तुम पढ़ नहीं सकती? वह उसे उठाकर अपने साथ बिठाता खुद बेड से टेक लगाता बैठ गया था। शादी के बाद भला कौन पढ़ सकता है? तुम अपने चंदा भाभी को ही देख लो। उनका कितना दिल था वकील बनने का। क्या हुआ? जिस दिन पेपर थे उसी दिन उनकी डिलीवरी थी। अब शादी के बाद औरत घर ही संभाल सकती है या बच्चा पैदा कर सकती है। वह जो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। मीत की बात पर थमी। वह क्या? जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुमने मुझसे पूछा? अगर पति पत्नी से प्यार करने पर आ जाए तो वह सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, और पत्नी भी उसे खुश कर दे वह उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। मीत उसे बहुत पते की बात बता रहा था। मतलब अगर मैं आपको खुश कर दूं तो आप मेरी इच्छा पूरी कर देंगे? वह जोश से बोली, जरूर तुम्हारी इच्छा होगी पढ़ना, और तुम बच्चे पैदा नहीं करना चाहती? वह गंभीर शब्दों में पूछ रहा था। नहीं, सिर्फ डॉक्टर बनने तक। वह अपनी बात रखते बोली, हाँ ठीक है, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। वह अब बिल्कुल आराम से बोलता अपनी आंखें मूंद गया था। क्या सच में आप मेरी बात मान गए? उसे यकीन नहीं आया। उसके जवाब पर मीत चुप ही रहा। मैंने तो अभी आपको खुश भी नहीं किया और आप मान भी गए। वाह क्या बात है। धारा, लाइट ऑफ कर दो। वह आंखें नीचे ही दोबारा बोला। वह तो झट से उठती लाइट ऑफ कर गई थी। खुशी से मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई, जबकि मीत ने सीधे लेटकर अपनी जिंदगी के 32 साल उसने खुद को अपने पति के लिए संभाल कर रखा था। अपने सारे जज्बात आज की रात वह अपनी पत्नी पर निछावर करके अपनी जुनूनियत की दास्तान सुनाना चाहता था। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी को परवाह कहाँ थी। उसके अंदर तो मीत के लिए कोई जज्बात नहीं थे। जितना उसे पाने के लिए जुनूनी हो रहा था, उतना ही वो डॉक्टर बनने के लिए जुनूनी थी, और आमने सामने दोनों ही अपने जुनून की आग में जलने वाले थे। इधर अचानक ही चंदा के होठों से सिसकी तेज हुई। उसमें दर्द के असर शामिल थे। क्या हुआ चंदा, तुम ठीक नहीं लग रही हो? वह एकदम पीछे होते उसका चेहरा अपने पास करता फिक्रमंदी से बोला, मैं ठीक हूँ सरजू, फिक्र ना करो। वो वापस उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, चंदा तुम्हारी सिसकियों में दर्द की लहर थी। मुझे बताओ सच सच, क्या कहीं कोई तकलीफ है या दर्द है? वह पीछे होता उसे दूर करता अपनी गोद में बिठा गया था तो वह उसके सीने पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। शायद पीरियड्स आने की वजह से दर्द है। वह शर्माते हुए बोली, उफ, तो पहले बता देती। पता भी है इन पलों में जुनून सा उभर जाता है मेरे अंदर, तुम भी हद करती हो। वो उसे डांटते हुए बोला, आप भी तो कितने दिनों से सब्र करके बैठे थे। मेरा दिल नहीं किया आपको रोकने का या कुछ भी कहने का। वह उसके होठों को चूमती उसके गालों पर हाथ जमाकर बोली,
पागल, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम मेरा इश्क हो, जुनून हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद गर्ज बन जाऊँ, मैं अपनी परवाह करूँ। ऐसा क्यों सोचा चंदा? मुझे अब तुम्हारी बातों ने दुख दिया है। वह उसको एक तरफ बिठाता उठने लगा। कहाँ जा रहे हो? ऐसे जाओगे तो मैं रो दूंगी। वह आंखों में आंसू भरते बोली, कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास। और फिर उसके पास होता पीछे होकर बैठा तो वह उसकी गोद में चढ़ गई। क्या कर रही हो चंदा? लग जाएगी। उसका रोमांस भरा अंदाज देखता वह फिक्र से बोला। वह उसके तरफ अपनी बाहों को जमाए बैठी। वह उसके होंठों पर बुरी तरह से झुकी थी, उसके सांसों को अपनी सांसों में भर गई थी। सरजू ने बिल्कुल उसका साथ न दिया तो वह और ज़्यादा गुस्से से उसके होंठों पर वार करने लगी। अरे मेरी जान, बस कर दो, इन होंठों पर रहम करो। मैं सुबह क्या मुंह लेकर जाऊंगा? वह मासूम शकल बनाकर बोला। फिर मुझे प्यार दो ढेर सारा, वो मदहोश आवाज़ में बोलती सरजू के सोए जज्बात को जगा चुकी थी। एक झटके से उसे नीचे करता उस पर कहर ढा चुका था। मैं तो तुम्हें आराम देना चाहता था, पर तुम्हें चाहिए नहीं। फिर तो लो मेरी मोहब्बत में आहें भरो। उसके होंठों पर झुकता उसे अपने सीने में दुबका लिया था। इधर मीत अपने सीने पर वजन महसूस करते मीत की आंख खुली थी। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलते देखा धारा उसके सीने पर सर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। करीब वो आधे से ज़्यादा उस पर अपना वजन रखी हुई थी। उसका रुई जैसा नरम दूधिया जिस्म अपने साथ टच होता महसूस करते मीत के दिल में अनगिनत जज्बात जागे थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से थपक थपक कर सुलाता वह पागल होने को था। धीरे से उसके बाजू को अपने ऊपर से हटाया तो वह और कसमसाकर उसके नज़दीक हुई थी। उसकी हर अदा ही जानलेवा थी। उसकी मध्यम सांसें मीत की गर्दन को झुलसा रही थी। इस बार वह कंट्रोल ना कर सका और झटके से उसे खुद से दूर धकेला। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? कोई तूफान आया क्या? उसे लगा नींद से उठने की वजह तूफान था। अगर अब तुम मेरे पास हुई तो तूफान आए ना आए, तुम नहीं बचोगी। वह गुस्से से उठता उसे वार्निंग कर रहा था। मैंने क्या किया? वह मुंह बनाती वापस लेटने लगी। करीब मत आना, अब समझी? वह फिर वार्निंग कर रहा था। क्यों? आप कोई बीमार हैं जो छूने से मुझे लग जाएगी? वह जल कर बोली। तुमसे बड़ी बीमारी और कोई हो सकती है भला? वह भी उखड़ता हुआ तंग होकर जवाब देता उसे सुलगा गया था। इस बीमारी से कल आपने सबके सामने मुझसे शादी की थी। आपको याद ना हो तो याद करवा दूं? वह उठकर उसके बराबर में आता गुस्से से बोला। अगर मैं याद करवाने पर आया ना तो उस पल कर बैठ कर रो जाओगी। क्यों शादी की? वह दांत पीसते बोला। ओहो, कितना बोलते हैं आप मीत। उसकी बात पूरी होने से पहले मीत ने उसके होठों को अपनी उंगलियों से बंद करते उसे चुप करवा दिया था। तुम इस चोंच को थोड़ा बंद ही करके रखो, वरना मुझे उस चोंच को बंद करने के बहुत सारे तरीके मेरे पास हैं। मैं तुम्हारी सांस रोक दूंगा। वो उसके गाल को थपकी मारते हुए बाथरूम में घुस गया। हाय रे, मीत का हाथ कितना कड़क है। वह बड़बड़ाते हुए वापस बिस्तर पर आई और सोने की नाकाम कोशिश करने लगी, क्योंकि एक बार उसकी आंख खुल जाए फिर बड़ी मुश्किल से ही उसे नींद आती थी। नाश्ते के टेबल पर नौकरानी के साथ मिलकर नाश्ता लगवाती चंदा आज थोड़ा स्लो थी। क्या बात है चंदा? हाथ तेज तेज क्यों नहीं हिला रही हो? इतनी सुस्त क्यों हो रही हो? नीलम ने उसकी सुस्ती नोट करते उसे घूरते हुए कहा। जी बस कर रही हूँ। वह तेजी से किचन की तरफ मुड़ी थी। एकदम चकराकर गिरने लगी थी। पास रखी चेयर पर बैठ गई। अब क्या ड्रामा कर रही हो? अब शुरू हुआ ड्रामा? पति आ गए हैं ना, और ज़्यादा ड्रामा करो ताकि तुम्हारा पति तुम्हारे काबू में रहे। दोनों बहू एक से बढ़कर एक आ गई हैं। कोई भी मेरे मन को नहीं भाई। एक वो है जो अभी नई नई ब्याह कर आई है, उसके लक्षण ही समझ नहीं आ रहे। कितना टाइम हो गया है। मजाल है कि कमरे से बाहर निकलकर सास ससुर के पैर छुए। वह अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने जुबान की कड़वाहट बाहर निकाल रही थी और सामने चंदा आई थी किचन से चाय की ट्रे लेकर। चंदा ने पास बैठी अपनी नंद दीपा से कहा, रसोई में और भी खाने हैं, यहाँ टेबल पर लगवा दो। उसी बात पर नीलम भड़क उठी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर आए मेहमान से काम करवाती हो। अपना काम खुद करो। वह इतराते हुए बोली। चंदा का दिल दुख गया। उसकी आंखें नम हुई थी। वह बड़ी मुश्किल से उठने ही लगी थी कि सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से बैठा दिया। मैं लेकर आता हूँ। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। जल्दी से किचन की तरफ गया। अरे सूरज भाई, आप क्यों आ रहे हैं किचन में? मैं ले आती हूँ। दीपा बहुत जल्दी घबराकर उठी थी। ज़रूरत नहीं, तुम मेहमान हो हमारे घर की और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। वह उसे थोड़ा सा जवाब देता आगे बढ़ गया। किचन का सारा काम दो नौकरानियों के सर पर था। उन्होंने संभाला हुआ था। अरे भैया, आप क्यों आ गए किचन में? बस ला ही रहे थे। नौकरानी ने सारा सामान ट्रे में सेट करते हुए कहा। हाँ ठीक है, ले जाओ, और प्लीज़ चंदा के लिए अलग से ट्रे में नाश्ता रख कर ले आना। वह अपने कमरे में नाश्ता करेगी। उन्हें बोलता हुआ बाहर निकला। वह सीढ़ियाँ उतरते मीत और धारा को देखता। उन्होंने जल्दी उसका पैर छुए।
वह भी खुशी दिल से उनको आशीर्वाद देता। धारा के सर पर हाथ रख गया कि मीत ने लक्की को अपनी बाहों में भरकर देखा। चोट लगी है तुम्हें? वह उसकी फिक्र करते बोला। यार भाई, इतनी भी नहीं लगी, फूल जितना वजन न उठा सकूं। वह लक्की के चेहरे पर प्यार करता उसके गालों को चूम रहा था, जिसने हमेशा की तरह मीत के नाक को अपने मुंह में लिया हुआ था। मीत पूछा, माँ भाभी कैसी हैं? तबीयत ठीक नहीं लग रही। मीत को चंदा का पीला पड़ता चेहरे पर नजर पड़ते बोल उठा था, जबकि मीत की बात पर वह धीमा सा मुस्कुरा दी। भाभी आप ठीक है? उसने तो ध्यान ही नहीं दिया और इस बात से मीत की माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है, तो दिल थाम कर सुनिएगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।